Hello. So from today, we are going to see the consumption function, which is very, very important function after Keynesian economics if we want मॅडम to आवाज study. नाही येते तुम्हारी. Okay. Let me check. Okay. So आता येतोय का तुम्हाला माझा आवाज? तुम्हाला माझा आवाज येतोय आता? येस ओके. नाही मॅडम. ओके. सो ज्यांना येत नाहीये त्यांच्यासाठी की इट माइट बी द प्रॉब्लेम ऑफ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ॲट युअर एंड. कारण खूपदा तसं होत असेल तर सोपं आहे, परत जॉईन होण्याचा प्रयत्न करा मीटिंगमध्ये. ओके. खूपदा तसं होत असतं. सो जर मल्टिपल लोकांना येत असेल तर आपण सुरू करू शकतो. मला माहिती आहे हे खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि मलाही नाही आवडत असं की कुणाला तरी ऐकायला येत नाहीये. बट व्हॉट वी हॅव टू डू इज वी हॅव टू डू, राईट? सो मला सांगा, तुमच्यापैकी बहुतांश लोकांना आवाज येतोय माझा? येस मॅम. ओके, कूल. देन मॅडम आवाज अटकते. हो. सो जे आवाज अटकण्याचा प्रॉब्लेम आहे तो कदाचित तुमच्या एंडला कमी कनेक्टिव्हिटी असेल ना तर होऊ शकतो. सो लेट्स ट्राय की ज्यांना आवाजाचा प्रॉब्लेम येतोय माझ्या, बाहेर पडा आणि परत जॉईन व्हा सेम लिंक वरती. ओके. तोपर्यंत मी जस्ट इंट्रोडक्शन देते, तुम्ही परत आल्यावर आपोआप तुमच्या लक्षात येईल. ओके, लेट्स स्टार्ट. कन्झम्पशन फंक्शन. सो व्हॉट इज अ कन्झम्पशन फंक्शन? सिम्पली कन्झम्पशन म्हणजे कन्झम्पशन विषयी माहिती देणारं फंक्शन. आपल्याला माहिती आहे फंक्शन म्हटल्यावर त्या 2 टाईप असायला लागतात. तुम्हाला गेल्या वर्षी फंक्शन विषयी माहिती होती. मला आठवते का फंक्शन काय असतं ते? या सेम स्ट्रॅटेजी. तुम्हाला खरंच उत्तर द्यायची नाहीयेत का? आय एम नॉट गोना डू इट. ओके, कारण मला इतके कष्ट करायला लागतात दरवेळी. ओके. सो मी तुम्हाला कन्झम्पशन फंक्शन विषयी थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न करते. तुम्ही बघा. ओके. सो जेव्हा कधी आपण एखाद्या फंक्शन विषयी बोलत असतो, हे सिम्पली तुमच्या डिमांडचं फंक्शन आहे. जर तुम्हाला आठवत असेल तर डिमांड इज इक्वल टू, प्लीज डोंट डू दॅट. ओके. आणि मला अदरवाईज मग ते सारखं डिसेबल करत राहायला लागतं किंवा ओके, आय नो. सो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस असं म्हटलं जातं, जे मी चित्र काढलंय त्याच्यासमोर. ओके. सो यातलं डिमांड हे एक व्हेरिएबल आहे, प्राइस हे एक व्हेरिएबल आहे आणि एफ हे फंक्शनचं साईन आहे. ओके. सो नेहमी फंक्शन मध्ये 2 or more व्हेरिएबल्स असतात आणि फंक्शन त्या 2 व्हेरिएबल्स मधलं, त्या 2 घटकांमधलं द रिलेशन दाखवत असतं. सो जेव्हा मी असं म्हणते डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तेव्हा मी असं म्हणत असते की डिमांडचा प्राइसशी काहीतरी संबंध आहे. आर यू गेटिंग इट? तुम्हाला आठवतं हे फंक्शन तुम्ही शिकल्याचं गेल्या वर्षी? नाही? हो, काही संबंध नाही आपला त्याच्याशी. बट हरकत नाही. सो मग हे फंक्शन काय सांगतं बघा. आठवतंय, राईट? मग मला सांगा, तुम्हाला यातलं डिपेंडिंग व्हेरिएबल कोणतं आहे हे माहितीये का? इथे 2 व्हेरिएबल आहेत, ही तर खरी आहेत, डी आणि पी, डिमांड आणि प्राइस. ओके. मग यातलं डिपेंडिंग आणि इंडिपेंडंट, डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असं कोणतं आहे तुम्हाला माहितीये का? लेट मी टेल यू. ओके. जेव्हा तुम्ही असं लिहित असता फंक्शन, तेव्हा इक्वल टू साइनच्या लेफ्ट साइडला जे असतं ते तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल असतं. थोडक्यात डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणजे ते व्हेरिएबल जे समोरच्या व्हेरिएबल प्रमाणे चेंज होतं. आपण असं म्हणतो की प्राइस वाढली की डिमांड कमी होते, प्राइस कमी झाली की डिमांड वाढते, बरोबर? आपण असं म्हणतो. सो सिम्पली प्राइसमुळे डिमांड मध्ये चेंज होतो असं आपण म्हणतो. सो एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये जेव्हा दुसरं व्हेरिएबल चेंज होत असतं, तेव्हा जे चेंज होणारं व्हेरिएबल आहे त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल, बरोबर? मग डिमांड आणि प्राइस मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल कुठलं असू शकतं? कौन सा होगा डिमांड और प्राइस में डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडंट इज डिमांड. करेक्ट. डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डिमांड और प्राइस इंडिपेंडेंट. करेक्ट. और जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है. ओके. जर समजा ही रिलेशनशिप समजून घेतलीत तर आपोआप पुढची कुठचीही फंक्शनल रिलेशनशिप समजून घेणं सोपं जातं. नेहमीच उजव्या बाजूला एकच व्हेरिएबल असतं असं नाही. सो जर समजा मी असं म्हटलं की डिमांड ही प्राइस बरोबर इन्कम वर पण अवलंबून असते, तर ते काही खोटं नाहीये रे.
जशी तुमची आपण बघितलं इन्कम वाढते तशी डिमांड वाढते, बरोबर आहे. सो सिम्पली इकडे भरपूर सारी इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असू शकतात, व्हेरॅज जनरली डिपेंडंट व्हेरिएबल एकच असतं. येत आहे तुमच्या लक्षात मी जे सांगते ते? मला तुम्हाला हे दाखवायचं होतं, कारण कन्झम्पशन फंक्शन मध्ये आपण म्हणजे जेव्हा आपण कन्झम्पशन फंक्शन म्हणतो तेव्हा सिम्पली आपण एका फंक्शनचा विचार करत असतो, आणि फंक्शन हे तसंच असतं. ओके, सो द कन्झम्पशन फंक्शन or Keynesian consumption function is an economic formula that represents the functional relationship between total consumption and gross national income. सो तुमचं जे कन्झम्पशन फंक्शन आहे ते एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करतं, एक रिलेशनशिप रिप्रेझेंट करतं. ही रिलेशनशिप दोन व्हेरिएबल मधली असते, एक टोटल कन्झम्पशन म्हणजे टोटल इकॉनॉमी मध्ये असलेलं कन्झम्पशन, आणि त्याचं रिलेशनशिप विथ ग्रॉस नॅशनल इन्कम. ओके, येत आहे लक्षात? दोन व्हेरिएबल आपण कुठलीही बघणार आहोत, सी म्हणजे टोटल कन्झम्पशन आणि वाय म्हणजे ग्रॉस नॅशनल इन्कम. इट वॉज इंट्रोड्युस्ड, आणि ह्याला केनेशियन कन्झम्पशन फंक्शन असंही म्हणतात. ओके, जे आपण शिकतोय ते. इट वॉज इंट्रोड्युस्ड बाय ब्रिटिश इकॉनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स. आता मला वाटतं तुम्हाला कळलं असेल त्याला केनेशियन कन्झम्पशन का म्हणतात, कारण त्याने त्याचा शोध लावला किंवा त्याने ते वापरात आणायला सुरुवात केली. Okay, who argued the function could be used to track and predict total aggregate consumption expenditures. की ज्याने आर्ग्यू केलं की फंक्शन हे जे असतं ते ऍक्च्युअली टोटल एक्सपेंडिचर ट्रॅक करायला वापरता येईल. सो जर तुम्ही कन्झम्पशन शोधून काढलं तर तुम्हाला आपोआप कळेल की खर्च किती झाला. सिम्पली का बरं? कारण तुम्ही कन्झ्युम करता तेव्हा त्याच्यासाठी पैसे देता, बरोबर? म्हणजे जेवढं तुमचं कन्झम्पशन होणार तेवढाच तुमचा एक्सपेंडिचर होणार. सो टोटल कन्झम्पशन विल बी इक्वल टू टोटल ऍग्रिगेट कन्झम्पशन, सॉरी टोटल ऍग्रिगेट कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर. येत आहे तुमच्या लक्षात मी काय म्हणते ते? जेव्हा तुम्ही कन्झ्युम करता एखादी कमोडिटी तेव्हा काय करता, तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट पैसे देता. म्हणजे तुम्ही जर वही खरेदी केली तर वहीसाठी पैसे देता. आप जो भी कुछ खरीद लेते हो, जो भी कुछ कंज्यूम कर लेते हो, उसके अगेंस्ट आप पैसे दे देते हो, राइट? सो वो जो पैसे है दैट इज योर एक्सपेंडिचर. तो अगर आप कंजम्पशन को ट्रैक करोगे, इसका मतलब कंजम्पशन को ट्रैक करके आप टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख पाओगे. दैट्स व्हाट केन्स यूज्ड टू से. ओके, द कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कंजम्पशन फंक्शन का ही मतलब कैसा हो सकता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हमने देखा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? आपकी टेंडेंसी टू हायर योर कंजम्पशन व्हेन योर इनकम इज हायर, या फिर इनकम इज रेज्ड. जब आपका इनकम बढ़ जाता है उस टाइम में आपका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपकी जो टेंडेंसी रहती है उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, सो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको हम बोलेंगे इट रेफर्स टू द इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप. इसका मतलब है आपका इनकम कितना है उसके हिसाब से आपका चेंज हो रहा है कंजम्पशन, इसलिए ओके उसके लिए आपका इनकम चेंज हो रहा है, तो सिंपली ये इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप है. इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स. तो ये फंक्शन वाली रिलेशनशिप है जो दो एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल कंट्री के लिए, टोटल इकोनॉमी के लिए हम बात कर रहे हैं. टू एग्रीगेट्स का मतलब है. तो ये दो एग्रीगेट कौन से है? पहले टोटल कंजम्पशन, दूसरा ग्रॉस नेशनल इनकम. ओके, symbolically this function is represented as consumption C is equal to f of y, that is function of income. Okay, तो कैसी ये रिलेशनशिप होती है? consumption is equal to function of income. तो C is a consumption, Y is income, and their functional relationship. Thus, consumption function indicates a functional relationship between C and Y, where C is dependent and Y is independent variable. बरोबर आहे? C हे तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, Y हे तुमचं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. दॅट मीन्स C इज डिटरमाइंड बाय Y. C ला शोधता येऊ शकतं जर तुम्ही Y ला शोधलं तर, Y च्या मुवमेंट ट्रॅक केल्यात तर. येत आहे तुमच्या लक्षात नक्की मी काय म्हणते ते? नक्की तुम्हाला हे क्लिअर आहे? C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाय, म्हणजे कंझम्पशन इज फंक्शन ऑफ वाय, इन्कम, ग्रॉस नॅशनल इन्कम, हे काय ते लक्षात येत आहे?
प्लीज येत नसेल तर मला विचारा. ओके मॅडम वापस से बोलो. ओके. बघा मी असं म्हणत होते की तुम्हाला जेव्हा एक कंजम्पशन फंक्शन बद्दल बोलायचं असतं, सो कंजम्पशन फंक्शन ये जो है वो उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं. ओके क्योंकि ये हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. लेकिन ये कंजम्पशन दो मतलब क्या टाइप का होता है, पूरे इकोनॉमी का कंजम्पशन, दैट इज एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन. और ये जो इनकम वाई हम बोल रहे हैं वो पूरे कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम है. ओके इज देयर एनीवन हु वांट्स टू स्पीक? ओके अगर है तो बता देना. इसका मतलब हम जब c इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अगर आपको ये दिख रहा है तो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ. ये जो c इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो उसमें c है आपका ग्रॉस कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, f है आपका फंक्शन का सिंबल और y है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम का सिंबल. ओके या सिंबल या वेरिएबल का सिंबल. ओके तो सिंपली आप बोल सकते हो c ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपके इनकम पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन आपके इनकम पे डिपेंड करता है. ओके तो c इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कंजम्पशन जो है वो डिटरमाइन मतलब वो डिटरमाइन होगा आपके y से. सिंपली सेइंग इन इंग्लिश, कंजम्पशन विल बी डिटरमाइंड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम. आपका पूरे कंट्री का जो भी कंजम्पशन होगा वो आपका इनकम, पूरे कंट्री का इनकम जो होगा वो तय करेगा. ओके समझ में आ रहा है ये अब? Do you need me to like repeat it again? Peeps asking. मैम जरा वापस समझा. ओके ठीक. मी तुम्हाला एका फंक्शनल रिलेशनशिप बद्दल सांगत होते. आय वॉज टेलिंग यू अबाउट द फंक्शनल रिलेशनशिप इन कंजम्पशन फंक्शन. ओके कंजम्पशन फंक्शन में दो पार्ट रहते हैं. अब आपको कंजम्पशन फंक्शन कौन सा है वो समझ में आना चाहिए. आपको समझ में आ रहा है? क्या आप बता सकते हो मुझे कौन सा वाला कंजम्पशन फंक्शन है? क्या आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ओके सो ये c इज इक्वल टू f ऑफ y, मतलब कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. या फिर यहाँ पर हम क्योंकि कंट्री के बारे में पूरे बात कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रॉस कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. ये हमारा कंजम्पशन है. अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप मुझे बता रहे हो तो मुझे मतलब आप पूछ रहे हो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आपको भी मुझे आंसर्स देने पड़ेंगे. ओके सो डोंट गो एनीवेयर, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस. अब मैं ये लास्ट टाइम समझा रही हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा. अगर नहीं समझे तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा फिर से. मैंने 3 बार समझाया है और आपको ये समझना पड़ेगा. अभी पूरा ध्यान दो. सी ये हमारे कंट्री का पूरा कंजम्पशन है जिसे हम टोटल कंजम्पशन बोलते हैं. आज हमारे लिए ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे है, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है. मतलब c है वो y पे डिपेंड करता है. y जैसे चेंज होगा वैसे c चेंज होगा और इसलिए हम c को टोटल कंजम्पशन को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. सिंपली सेइंग y है ग्रॉस नेशनल इनकम, आपके कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम है y. ओके और आपका एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, ये आपके एग्रीगेट ग्रॉस नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि y ये राइट साइड पे है फंक्शन के, हम उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलते हैं हम उसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. समझ में आ रहा है? तो हम बोलते हैं कि आपका कंजम्पशन डिपेंड करता है y पे, इसलिए c मतलब टोटल कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय योर नेशनल इनकम. जैसे आपका नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा. नेशनल इनकम कम हो जाएगा, आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? यस मैम. ओके
तो सिम्पली आता मला सांगा, ज्यांनी ज्यांनी मला प्रश्न विचारले होते त्यांनी, सी म्हणजे काय आहे? स्पीक अप. Consumption. टोटल कन्झम्पशन. करेक्ट, टोटल कन्झम्पशन, ऍग्रीगेट कन्झम्पशन इकॉनॉमी मधलं. वाय म्हणजे काय आहे? Income. कशा प्रकारचे इन्कम येते? इट्स अ ग्रॉस नॅशनल इन्कम. पूर्ण Gross national income. करेक्ट, पूर्ण देशासाठी असलेलं ग्रॉस नॅशनल इन्कम. आणि ह्यातलं डिपेंडंट व्हेरिएबल कोणतं आहे मला सांगा कन्झम्पशन फंक्शन मधलं? पीपल Y. नाही, सी हे तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. कन्झम्पशन हे तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, कारण कन्झम्पशन तुम्ही शोधून काढताय वाय ला शोधून वाय तुमच्याकडे ऑलरेडी असतो. सो वाय च्या हेल्पने तुम्ही सी ला शोधून काढताय. सो सी हे डिपेंडंट आहे. असा विचार करा, तुम्ही तुमच्या आजच्या जेवणासाठी कुणावर डिपेंडंट असता? आई बाबांवर, राईट? तुमचे आई बाबा तुम्हाला जेवण देतात का? तुमचे घरचे तुम्हाला जेवण देतात का? म्हणजे पैसे देतात का? पैसे, हेल्थ केअर सगळं प्रोव्हाइड करतात की नाही? बरोबर आहे का? म्हणजे तुमचे पेरेंट्स, गार्डियन्स, तुमच्या घरचे मोठे, हे झाले इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आणि तुम्ही जे त्यांच्यावर अवलंबून आहात ते झालात डिपेंडंट व्हेरिएबल. लक्षात येतंय नक्की? हा. मग सांगा मला आता, कन्झम्पशन डिपेंड करतं का इन्कम वरती, असं आपण म्हणतोय का? हो, आपण असंच म्हणतोय की कन्झम्पशन डिपेंड करतं तुमच्या इन्कम वरती. मग कन्झम्पशन कुणावर तरी डिपेंड करतं, म्हणून कन्झम्पशन झालं डिपेंडंट व्हेरिएबल या रिलेशनशिप मध्ये. ओके. आणि जेव्हा इन्कम म्हणजे तुमचे आई बाबा जसे आहेत जे तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात, तसे ते झाले इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. तसंच तुमचं ग्रॉस नॅशनल इन्कम इथे होतं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. येतंय तुमच्या लक्षात नक्की? राहील हे लक्षात? नेहमी लक्षात ठेवा, आपके जो घर के बुजुर्ग है वो आपको फीड करते हैं, आपको खाना देते हैं, आपको बढ़ाते हैं, राइट? आपको न्यूट्रिशियस फूड देते हैं. तो जो आपको बढ़ाते हैं, जो आपको पूरा लाइफ देते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वैसे ही ग्रॉस नेशनल इनकम बुजुर्ग है तो वो इंडिपेंडेंट है. ओके. और आप जो कंज्यूम कर रहे हो, ओके, आप जो उनके हेल्प से खा रहे हो, पी रहे हो, आप बढ़ रहे हो, सो यू आर द डिपेंडेंट वन. उन पर डिपेंड करते हो आप बढ़ने के लिए. एंड दैट्स व्हाई कंजम्पशन जैसे आप हो डिपेंडेंट वेरिएबल, कंजम्पशन भी डिपेंडेंट वेरिएबल है. येत आहे म्हणजे ये आ रहा है समझ में? लक्षात येत आहे? ओके. आता बिलकुल कन्फ्युजन होणार नाही? नाही. Very good. So let's see. The relationship is based on ceteris paribus. Okay. Ceteris paribus मतलब रहता है other things being equal. तो ये रिलेशनशिप में सिर्फ कंजम्पशन और इनकम के बारे में ही बात करेंगे. बाकी फैक्टर्स का चेंज होना बाकी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे. सिर्फ ये दो फैक्टर याद रखेंगे. और इसके लिए अगर आप सिर्फ दो फैक्टर को कंसिडर करते हो और बाकी सब फैक्टर को बोलते हो वो कांस्टेंट है, दे विल नॉट चेंज, तो ये प्रिंसिपल को बोला जाता है सिटेरिस पैरिबस. यही प्रिंसिपल आपके डिमांड लॉ में है, सप्लाई लॉ में है, राइट? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू में भी है. अगर आपको याद है वो सबके लॉ ऐसे स्टेटमेंट से शुरू होते हैं. अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड एक्सपांड्स. ओ सॉरी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? ऐसे ही लॉ शुरू होता है. अदर थिंग बीइंग सेम, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, राइट? तो ये जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं सिटेरिस पैरिबस. The relationship is based on ceteris paribus assumption. As such, only income consumption relationship, income and consumption के बीच वाली जो relationship है, is considered and all possible influences on consumption are held constant. तो बाकी के जो भी फैक्टर है जो कंजम्पशन पे डिपेंड कर सकते हैं, जैसे वॉर जैसे फैक्टर्स है, या फिर अचानक से कंट्री में कुछ, आज के जैसे पैंडेमिक शुरू हुई तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोग डर से खरीदारी शुरू करते हैं, राइट? कि कल नहीं मिला तो मतलब इसकी वजह से एकदम से कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम बढ़ा नहीं तो भी.
सो ये सब फॅक्टर्स जो आहे वो हम कॉन्स्टंट रखेंगे. हे सगळं आपण कॉन्स्टंट ठेवणार. फक्त काय विचारात घेणार, कन्झम्पशन आणि इन्कम रिलेशनशिप. Okay, in fact, propensity to consume or a consumption function is scheduled of a various amounts of a consumption expenditure corresponding to different level of income. That's why हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर कि वेरियस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत टाइप के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और उसके हिसाब से जो चेंज हुई है आपके कंजम्पशन के अगेंस्ट आने वाली इनकम की लेवल. तो अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्या कंजम्पशन बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, ये सब हमें ध्यान में लेना है. ओके, लेट्स गो अहेड. ओके, सो इसमें भी एक शेड्यूल है जैसे हमने डिमांड में देखा था. तो ये क्या है, आपके लेफ्ट साइड वाला कॉलम है इनकम वाला, जो हमें बढ़ते दिख रहा है 0, 60, 120, मतलब ये लाइक 60 से बढ़ रहा है आपका इनकम. लेकिन कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है देखो, जब आपका इनकम था तो आपका कंजम्पशन था. यस मैम, स्क्रीन नहीं दिखती है. ओके, लेट मी शेयर इट विथ यू अगेन. अब दिख रही है? हाँ मैडम. हाँ, खूब. सो अब देखो, जैसे कंजम्पशन फंक्शन, हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, c इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा इनकम है 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360, ऐसे वो बढ़ता जा रहा है 60 से. लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जब आपका इनकम कुछ भी नहीं है तब भी आपका कंजम्पशन दिख रहा है. मुझे बताओ पहले ऐसा क्यों हो रहा है? असं का होतंय की आपल्याकडे इनकम नाहीये तरी कंजम्पशन होतच आहे? सांगा बर का. क्योंकि मैडम कुछ नेसेसरी थिंग्स है जो अपने को कंज्यूम करने के ही रहते हैं. करेक्ट, व्हेरी गुड, व्हेरी व्हेरी गुड. लाईक आय एम अपलॉडिंग फॉर यू. खरंच एकदम करेक्ट आन्सर आहे. आपल्याकडे जरी इन्कम काही नसेल तरी काही गोष्टी जसं अन्न, वस्त्र, निवारा या सगळ्या गोष्टी असतात. बेसिक नेसेसिटीज, फूड मतलब खाना, हाउसिंग मतलब घर, और आपकी क्लोथिंग मतलब कपड़े, ये सब आपको लगते ही है. और इसके लिए आपका कुछ ना कुछ खर्चा होता ही जाता है. कैसे आप मतलब चुकाते हो ये पैसे, तो वो आपको पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा. अगर उनका इनकम थोड़ा सा कम है तो वो कैसे मंथली बजट में एडजस्ट कर लेते हैं. ओके, तो मतलब जब भी आपका इनकम नहीं है तो आपका कंजम्पशन होना ही होना है. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब वो होने ही वाला है. ओके, फिर जैसे ही इनकम बढ़ा 60 पर, आपका कंजम्पशन भी बढ़ा 70 के ऊपर, मतलब 70 हो गया वो. लेकिन इनकम तो 60 से बढ़ा था, लेकिन उसके हिसाब से 20 से 70 तक कंजम्पशन गया, मतलब वो 60 से नहीं बढ़ा है, वो 50 से बढ़ा है. 60 से 120 हो गया तो आपका इनकम भी 70 से 120 हो गया. मतलब अभी के लिए क्या हो रहा है, आपका एकदम से ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा कम ऐसे हो रहा है. ओके, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे ही आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. द फैक्टर इज ये उसका कैसे बढ़ रहा है, मतलब एकदम एक साथ बढ़ रहा है, सेम रेशो में बढ़ रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और यही कंजम्पशन फंक्शन हमें सिखाता है. द टेबल शोज हाइपोथेटिकल कंजम्पशन शेड्यूल. हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिन्ड. ओके, कंजम्पशन, तो आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में नोट लिखने के लिए बोलूं, क्वेश्चन पूछूं, तो आपको ये कंजम्पशन फंक्शन क्या है उसके बारे में पहली जो स्लाइड दिखाई वो इंट्रोडक्शन में लिखनी है. फिर कंजम्पशन फंक्शन लिखना है. उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन वाला ये जो शेड्यूल है वो ड्रॉ करना है, और उसके नीचे आपको ये सब लिखना होगा, क्योंकि ये शेड्यूल के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. अगर आप ध्यान दो तो एक सिंपल फॉर्मेट है हर एक इकोनॉमी के थियरी में. ओके, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है, उसके बाद आपको क्या वो कंसेप्ट ने बताया, जैसे लॉ ऑफ डिमांड या फिर कंजम्पशन फंक्शन, तो वो आपको डालना पड़ता है इंट्रोडक्शन और उसके नीचे पैराग्राफ में. ओके, उसके बाद क्या होता है, उसका कुछ एक शेड्यूल रहता है, तो आपको वो शेड्यूल फिलअप करना रहता है, मतलब एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, और वो टेबल में क्या बताया है उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ता है. उसके बाद क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ होता है. अगर टेबल आता है तो ग्राफ आता है. दैट्स लाइक अनरिटन रूल, लेकिन रूल तो है, उसको हम थंब रूल बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं उसे हम? थंब रूल.
ओके तो टेबल आता है तो ग्राफ आता है, तो आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा, और ग्राफ निकालने के बाद आपको ग्राफ के बारे में लिखना पड़ेगा। तो सिंपली बहुत ज्यादा ग्राफ और बहुत ज्यादा टेबल जाने वाले। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हो और उसके नोट्स बनाते हो, आपको याद में रहेगा कि ये टेबल क्या बता रहा है, और उसके हिसाब से ग्राफ भी निकाल पाओगे और वो भी बता पाओगे कि क्या ग्राफ दिखा रहा है। उसके बाद आप उसके बारे में बताते हो कि इसके यूज क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद बताते हो इसके प्रॉब्लम्स क्या है। ओके अगर कुछ थियरी है तो, अगर वो थियरी में आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है, तो सिंपली सेइंग आपको क्या क्या तैयार करना होता है एक थियरी के फ्रेमवर्क में आपके एग्जाम के लिए, वो मैं बता रही थी। ओके सो लेट्स सी, अ कंजम्पशन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब कंजम्पशन ये बढ़ने वाला फंक्शन है इनकम का, बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे इनकम में इंक्रीज होता है वैसे उसके साथ ही कंजम्पशन में भी इंक्रीज होता है। हियर इट इज शोन दैट व्हेन इनकम इज जीरो ड्यूरिंग द डिप्रेशन, मतलब जैसे डिप्रेशन था 1929 में, शायद हमने उसके बारे में देखा था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब डिप्रेशन था इतना, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन क्या लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था? ऐसे नहीं हुआ था। तो एट दैट टाइम इनकम जब भी जीरो था, मैडम पीपल्स, आवाज अटकती। ओके ओके, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू, एंड आई थिंक आज बहुत सारा इंटरनेट इशू चल रहा है। लेट्स ट्राई कि मैं एक 2 मिनट के लिए वो ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद मेरा आवाज ठीक होने लगता है। एज इट इज मैं जब आपको पढ़ाती हूँ मैं बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट रिपीट कर लेती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, प्लीज वॉच दिस वीडियो, ओके? अगर मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो या फिर आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन अगर ये वीडियो बार बार देखे पूरा का पूरा लेंथ स्ट्रेच, देन आपको ये समझ में आएगा। और अगर देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, ओके? बिल्कुल ऐसा हिचकिचाना मत कि कैसे पूछो। बट इट्स ओके गुड दैट, मैडम। हाँ इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग मी कि अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा। लेट्स सी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। इट इज शोन दैट व्हेन इनकम इज जीरो ड्यूरिंग द डिप्रेशन, तो जब डिप्रेशन के टाइम पे इनकम जीरो था, पीपल स्पेंड आउट देयर पास्ट सेविंग। तो ये पैसे कहाँ से जम रहे थे? कुछ लोगों ने पास्ट का सेविंग किया था, कुछ लोगों ने लोन्स लिए, और ऐसे करके लोगों ने अपने अपने पास सेविंग से वो कंजम्पशन कर दिया, बिकॉज दे मस्ट ईट in order to live. When the income is generated in economy to the extent of 60 crores, it is not sufficient to meet consumption expenditure of the community, so that the consumption expenditure rupees 70 crores is still above the income amounting to rupees 60 crores. सो जेव्हा इनकम 60 वरती गेलं, जब इनकम 60 पे जाता है, तब भी हमारे लिए वो काफी नहीं है 60 करोड़ होना। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें हमारा एक्सपेंडिचर फिर भी हाइयर रखना पड़ता है। तो 60 करोड़ इनकम है, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 70 करोड़, 70 करोड़। हमें करोड़ करना ही ऐसे ही नहीं है, हम 60 से 70 भी बोल सकते हैं। सो सिंपल इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओके? सो मतलब अभी के लिए भी इनकम बढ़ा तो भी हमारा कंजम्पशन ऊपर रहा है, ओके? सो मतलब हमने वो जो 10 करोड़ रुपीस है वो कहाँ से यूज किए? वो हम फिर भी सेविंग से यूज कर रहे हैं। मतलब जो पास्ट में सेविंग था उसको डिससेव्ड कर रहे हैं। मतलब जो सेविंग था उसको सेविंग से बाहर निकाला ना, दैट इज डिससेव्ड, ओके? When the both consumption expenditure and income are equal to rupees 120 crores, it is the basic consumption level. जब भी ये 120 इक्वल टू हो जाता है, कंजम्पशन भी 120 है, इनकम भी 120 है, एट दैट टाइम आपका बेसिक कंजम्पशन लेवल फुलफिल हो जाता है। आप कौन से लेवल पे होते हो? बेसिक कंजम्पशन लेवल। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दिस इनकम इज शोन टू इंक्रीज बाय 60 करोड़, 180 करोड़ पे हम पहुंचते हैं। मतलब इनकम में 60 करोड़ की इंक्रीज हुई है, राइट? एंड कंजम्पशन बाय 50 करोड़, लेकिन कंजम्पशन 60 से बढ़ा नहीं, वो 50 करोड़ से बढ़ा, ओके? काय धाग्यात म्हणला दहा 2-3 म्हणला Okay. Yep. Okay. Sorry.
This implies a stable consumption function during a short run as assumed by Keynes. म्हणजे यातून काय समजतं आपल्याला की कंझम्पशन फंक्शन हे स्टेबल आहे, ते थोडं 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 वाढत जातं जसं जसं तुमचं इन्क्रीज होत जातं, आणि हेच आपल्याला केन्सने सांगितलंय. येत आहे लक्षात? सो केन्स ने जो बताया था हमें कि कंजम्पशन फंक्शन एक वेरी स्टेबल फंक्शन है, वो इनकम के साथ स्लोली स्लोली बढ़ता जाता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है विथ रिलेशन विथ इनकम. ओके, समझ में आ रहा है ये जो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा शेड्यूल? पहले तो हमें ये पता चला कि जब भी हमारा इनकम 0 था तभी कंजम्पशन हो रहा था, हमने हमारे पास्ट सेविंग से वो निकाला. फिर जब इनकम बढ़ने लगा फिर भी हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था क्योंकि हमारा इनकम काफी नहीं था, तो हमने क्या किया, जो भी फर्क था, जैसे 10 करोड़ का फर्क था 60 और 70 के बीच में, तो हमने क्या किया, हमारे जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो हमने डिससेव्ड कर दिया. मतलब हमने वो सेविंग से निकाले जो फर्क था वो. उसके बाद जैसे ही इनकम और बढ़ा हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा, लेकिन जितना इनकम बढ़ा उसके हिसाब से नहीं बढ़ा, तो वो थोड़े कम, थोड़े लेसर क्वांटिटी में बढ़ा. इसका मतलब शुरू में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, फिर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ कंजम्पशन. फिर क्या होता है, फिर उसके बाद एक लेवल ऑफ बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन आता है 120 वाला, जब आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों भी सेम होते हैं. और उसके बाद जैसे ही इनकम बढ़ता है आपका कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग पेस. मतलब जितना इनकम बढ़ेगा उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा उससे. सो कम बढ़ेगा इसलिए वो डिक्रीजिंग हो जाता है. समझ में आ रहा है ये? और इसके लिए हमें एक छोटा सा लेकिन बड़ा सा क्यूट सा ग्राफ देखना है. ओके, सो आपके सामने एक ग्राफ है. मैडम छोटा सा के बड़ा सा? छोटा सा लेकिन बड़ा सा इंफॉर्मेशन देने वाला. ओके, चलेगा? दिख तो रहा है छोटा सा, राइट? सी देखा है आपने, सी इज इक्वल टू वाय. मॅडम तुम्ही ड्रॉ मी प्रयत्न केला पण त्याला एनिमेशन करायला खूपच जास्त वेळ जात होता. सो इट्स द थिंग दैट आपके बुक में ये है, राइट? तो मैंने क्या किया, आपके बुक में से थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लिया. इज इट विजिबल? आपको समझ में आ रहा है, राइट? मतलब मैं इंफॉर्मेशन तो समझाने वाली हूँ. ओके, तो बड़ा छोटा सा ग्राफ है. ओके, बहुत कुछ नहीं है क्योंकि कंजम्पशन और इनकम ही है. वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, एक्स एक्सिस पे इनकम है. कंजम्पशन कैसे है, टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी में, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम. ये समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 पॉइंट मैंने बताया आपको. वाई एक्सिस पे क्या है, टोटल कंजम्पशन. एक्स एक्सिस पे क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम. अब देखो, करेक्ट. अब देखो, आपने देखा था 45 डिग्री लाइन हमें सप्लाई के बारे में बता रही थी, याद है आपको? हमने देखा था वो 45 डिग्री लाइन लास्ट वाले थियरी में, केनेशियन जनरल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो वहां पर जो 45 डिग्री लाइन थी, तो हमें पता चल रहा था कि वो सप्लाई वाली है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में केन्स सोचता है कि सप्लाई कांस्टेंट रहता है, तो वो लाइन वैसे की वैसे रहती है, और वो लाइन पे क्या होता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाता है. ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा है कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. ओके, सो लेट्स सी कि क्या क्या हमें दिख रहा है इन दिस डायग्राम. इनकम इज मेजर्ड हॉरिजॉन्टली, फ्लैट वाला एक्स एक्सिस, एंड कंजम्पशन इज मेजर्ड वर्टिकली, y-axis. 45 degree line is the unity line where all the levels of income and consumption are equal. तो 45 डिग्री लाइन कैसी है, एक यूनिटी लाइन है, एक कांस्टेंट वाली लाइन है, जिस पर हर एक पॉइंट पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है. आपका जितना कंजम्पशन होगा उतना ही इनकम होगा, ऐसी वो लाइन है. ओके, द सी कर्व इज अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन. सी वाली लाइन आपको ये दिख रही है, जस्ट लेट मी have my annotation tools. Okay, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम C कर्व मतलब कंजम्पशन कर्व बोलते हैं, और ये कंजम्पशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द assumption that the consumption changes by the same amount. तो ये हमने कैसे लिया है, हर एक टाइम कंजम्पशन 50 करोड़ से बढ़ेगा, ऐसा assumption करके ये बनाया है. ओके, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपको समझना चाहिए. उसके बाद आता है the upward slope to the right indicates that consumption is increasing function of income. upward slope जो आ रहा है उसका उसके बारे में हम ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि upward slope उसी टाइम आता है जब आपके दोनों भी वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं.
ओके तो मतलब कंजम्पशन के साथ इनकम भी अगर चेंज हो रहा है, सॉरी इनकम के साथ आपका कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि आपका सप्लाई का कर्व, अगर आपको याद है सप्लाई लॉ में आपने देखा था, जो लेफ्ट बॉटम से राइट बॉटम तक, सॉरी राइट टॉप तक ऊपर 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 चढ़ता जाता है, इसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, राइट। अगर आप कौन सा भी ग्राफ निकालो, आपने ये शायद लास्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कौन से टाइप के स्लोप रहते हैं, तो अगर ऊपर जाने वाला ग्राफ है इसे हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव स्लोप है वो बताता है कि एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल है वो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। एक्स एक्सिस का बढ़ता है तो वाई एक्सिस का भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन पॉजिटिव स्लोप। क्या है कंजम्पशन फंक्शन, कैसा है बोलो मुझे? इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, बोलो। इंक्रीज करेक्ट, Increasing. इंक्रीजिंग, यस इंक्रीजिंग फंक्शन। और कौन सा स्लोप है उसको, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। करेक्ट, पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके उसके साथ अगर आपको मतलब ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दीजिए। करेक्टली उल्टी लाइन आ जाए जैसे डिमांड लॉ वाली, तो ये निगेटिव स्लोप है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है और वाई एक्सिस पे जो भी चीज है, अगर एक्स एक्सिस वाली चीज बढ़ती है तो वाई एक्सिस वाली चीज कम हो जाएगी। ये उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है दैट इज अ निगेटिव स्लोप। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ नहीं समझ रहा। ओके कूल। ये साशना, डू यू वांट टू से दैट ओनली, राइट, कि समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ओके सो आत्ता तुम्हाला या निगेटिव्ह स्लोप बद्दल विचार करायचा नाहीये, कारण आत्ताला आपण पॉझिटिव्ह स्लोपचा विचार करतोय, कन्झम्पशन फंक्शन सारखा। पॉझिटिव्ह स्लोप तुम्हाला काय सांगतो की जेव्हा तुमच्या एक्स ऍक्सिस वर जे इन्कम आहे ते वाढतं, तेव्हाच तुमचं वाय ऍक्सिस वरचं जे कंझम्पशन आहे ते पण वाढतं। सो दे हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसका मतलब है एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इसके लिए राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट ऊपर जाने वाला कर्व है। समझ में आ रहा है? अभी कंफ्यूजन है? हाँ मैडम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ओके ओके वापस समझा। ओके बताती हूँ लास्ट टाइम। ओके सो 3 इज और लिमिट, उसके बाद आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। सिंपली अगर आपका जो ग्राफ रहता है वो लेफ्ट से राइट ऊपर की ओर चला जाता है, मैंने क्या बोला, आपके ग्राफ में अगर वो लेफ्ट से राइट, जैसे अभी के लिए कंजम्पशन दिखाई दे रहा है हमें, राइट, लेफ्ट से राइट सी वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जब ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाता है हम उससे उस ग्राफ को बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। कैसे बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप।